एम कुमार मैथमेटिक्स क्लासेस। होली का छुट्टी था 13 तारीख तक। 13 से आज का क्लास आप 14 तारीख से चालू हो रहा है। फिर आपका होली की छुट्टी के बाद डेट हो गया 14/3/2023। 14/3 से आपका 12th का क्लास शुरू हो रहा है। और 11th क्लास का जो 11th है उसका क्लास कब से शुरू हो रहा है? 21/3/2023 से हम शुरू कर रहे हैं। जितने भी आपके मित्र भाई या कोई भी हो, आप बता सकते हैं कि 11th क्लास का बैच मेरा 21 तारीख से आ रहा है और 12th क्लास फिर आज से कंटिन्यू होगा। होली का छुट्टी था, आज से फिर होली की छुट्टी के बाद आज से आपका 12th क्लास कंटिन्यू हो गया। तो आज 14 तारीख से क्या हो रहा है? शुरू हो रहा है। फिर पिछले क्लास में हमने मैट्रिक्सेस आपका समाप्त कर दिया था। आव्यूह आपका पूरा के पूरा समाप्त हो चुका है। जितना आपके 12th लायक है उससे ज़्यादा ही पढ़ाए हैं। आप कोई भी बुक बनाइए, लूसेंट चाहे कोई भी आप बुक बनाइए, आपका मैट्रिक्सेस में कोई परेशानी नहीं हुआ होगा। अब आपका चालू हो रहा है आज से क्या? डिटर्मिनेंट्स इसलिए शुरू कर रहे हैं क्योंकि मैट्रिक्सेस से रिलेटेड है। तो मैट्रिक्सेस से रिलेटेड है इसलिए शुरू कर रहे हैं आज से क्या? डिटर्मिनेंट्स अच्छा से पढ़िए। इसके बाद कैलकुलस शुरू होगा। डिटर्मिनेंट्स का हिंदी हो जाता है सारणी। हिंदी क्या हो जाएगा? सारणी या निर्धारक भी इसको बोलते हैं। सारणी या निर्धारक भी इसको बोला जाता है। डिटर्मिनेंट्स हो गया। तो चलिए सबसे पहले डिटर्मिनेंट्स में देखने के लिए देखते हैं कि डिटर्मिनेंट्स कहते किसे हैं, डिटर्मिनेंट्स है क्या। तो डिटर्मिनेंट्स जो है ना वह मैट्रिक्स के ही इक्वल होता है, समान है। मानिए तो कहेंगे इफ यदि A इज इक्वल टू Aij कोई मैट्रिक्स है, बी द कैसा मैट्रिक्स? तो स्क्वायर मैट्रिक्स। कहेंगे कि इफ यदि A बराबर Aij बी द स्क्वायर मैट्रिक्स हो, देन तब इट्स डिटर्मिनेंट इज डिनोटेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इस प्रकार से इफ यदि डिटर्मिनेंट या सारणी या डिटर्मिनेंट का हिंदी होता है सारणी या निर्धारक। तो कहेंगे इफ यदि A बराबर Aij बी द स्क्वायर मैट्रिक्स, या कैसा मैट्रिक्स हो? स्क्वायर मैट्रिक्स हो, देन इट्स डिटर्मिनेंट इज डिनोटेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A। तब डिटर्मिनेंट को इस प्रकार से डिनोट करते हैं, या इसी को डिटर्मिनेंट ऑफ A से भी डिनोट करते हैं इस प्रकार से, या डिटर्मिनेंट ऑफ A को इस प्रकार से या इस प्रकार से भी डिनोट करते हैं। एंड इज डिफाइंड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू Aij। और इसको किस प्रकार से डिफाइंड किया गया है? तो डिटर्मिनेंट ऑफ A को Aij के डिटर्मिनेंट से घेरा गया है। इसको मॉडुलस भी बोला जाता है, लेकिन यहाँ पर क्या है? डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स का डिनोटेड था डबल लाइन। Aij अगर डबल लाइन दे दिए तो यह क्या हो गया? मैट्रिक्सेस हो गया। लेकिन मैट्रिक्स नहीं, डिटर्मिनेंट के लिए सिंगल लाइन दिया जाता है। तो इसका लिख लेंगे हिंदी। यदि A बराबर Aij, यदि A बराबर Aij कोई वर्ग आव्यूह है, यदि A बराबर Aij कोई वर्ग आव्यूह है, तो इसके सारणी को डिटर्मिनेंट ऑफ, या ध्यान से देखेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ A या डिटर्मिनेंट ऑफ A से सूचित किया जाता है, तथा इसे इस प्रकार से लिखेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ A बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ Aij से ज्ञात किया जाता है।
कैसे होगा, इस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। तो कैसे, तो कहेंगे 10 इफ यदि ए बराबर हमारे पास कोई मैट्रिक्स दिया हो ए आई जे, यह क्या है, तो ए बराबर ए आई जे कोई मैट्रिक्सेस है, देन तब अगर हम इसका डिटर्मिनांट निकालेंगे तो कैसे होगा, डिटर्मिनांट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनांट ऑफ ए आई जे। डिटर्मिनांट ए बराबर अगर कोई मैट्रिक्स हो ए आई जे तो डिटर्मिनांट ऑफ ए बराबर क्या हो जाएगा, डिटर्मिनांट ऑफ ए आई जे। इस प्रकार से इतना लिखेंगे। फिर देखेंगे नोट में, या डिटर्मिनांट को इस प्रकार से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। तो डिटर्मिनांट को इस प्रकार से कैसे लिखते हैं, तो इसका सिंबॉलिकल चिन्ह है, नोट में देख लेंगे, प्लस से शुरू होता है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, फिर प्लस माइनस प्लस। डिटर्मिनांट का सिंबॉलिकल चिन्ह क्या है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अगर यही डिटर्मिनांट 4/4 में रहता ऑर्डर, चाहे 2/2 में रहता, अगर 2/2 में रहेगा तो यही रहता प्लस माइनस माइनस प्लस। 3/3 है तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस में। यही अगर 4/4 में रहता तो इस प्रकार से लिखते, क्या, प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस, इस प्रकार से लिखते। 5/5 में रहता तो एक स्टेप और जाता आगे, एंड सो n/n में रहता तो भी निकालेंगे, तो इतना लिख लेंगे। अब देखते हैं जैसे एग्जाम्पल में एक दिन आपका क्लास बिफोर हो गया है, कल होने वाला था, आज से हो रहा है क्लास। चलिए अब जैसे कि हम एग्जाम्पल में बात करें, पहला एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं कि यदि कहें कि इफ यदि ए बराबर इस प्रकार से कोई मैट्रिक्स दिया हो, A11 A12 A21 A22, इफ यदि ए बराबर क्या दिया हुआ है, ए बराबर मैट्रिक्स दिया हुआ है A11 A12 A21 A22, देन तब अगर हम इसका डिटर्मिनांट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, तो डिटर्मिनांट ऑफ ए बराबर सिंबॉलिकल डिफाइंड कैसे किया जाता है, मैट्रिक्स को डिफाइंड में पहले डिटर्मिनांट में कन्वर्ट करेंगे। मैट्रिक्सेस को पहले किस में कन्वर्ट करना है, तो डिटर्मिनांट में। तो डिटर्मिनांट में कन्वर्ट किए तो A11 A12 A21 A22 तो रहा, और यह क्या हो जाएगा, डिटर्मिनांट। अब डिटर्मिनांट को एक्सपेंड कैसे करते हैं, तो देखिए यहाँ पर पहले मैट्रिक्सेस में बताए थे कि यदि ए बराबर कोई मैट्रिक्स इस प्रकार से हो, A11 A12 A21 A22, तो यह जो हुआ यह क्या हुआ हमारा मेन डायगोनल, और यह जो हुआ हमारा क्या हुआ, सेकेंड डायगोनल। यह तो हुआ हमारा मेन डायगोनल और यह हुआ हमारा सेकेंडरी डायगोनल। तो डिटर्मिनांट निकालने के लिए क्या करते हैं, मेन डायगोनल को मल्टीप्लाई करते हैं और माइनस करते हैं सेकेंड डायगोनल के मल्टीप्लाई से। ध्यान से पहले समझे उसके बाद लिखिएगा। किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनांट निकालने के लिए क्या करते हैं कि पहले मेन डायगोनल को मल्टीप्लाई करते हैं, उसमें से माइनस करते हैं सेकेंडरी डायगोनल के मल्टीप्लिकेशन से। जैसे कि यदि यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि इफ यदि ए बराबर कोई मैट्रिक्स A11 A12 A21 A22 है, देन तब इसका हम डिटर्मिनांट निकालते हैं। तो कैसे निकालेंगे, तो डिटर्मिनांट ऑफ ए बराबर A11 A12 A21 A22, या तो मैट्रिक्स से हम डिटर्मिनांट में पहले कन्वर्ट किए। अब यहाँ तक कन्वर्ट होने के बाद क्या करेंगे, सबसे पहले मेन डायगोनल को मल्टीप्लाई करना है। मेन डायगोनल यह हुआ हमारा, तो इस मेन डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, A11 को A22 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे,
A11 को A22 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद माइनस करना है किसके साथ, तो A21 को A12 के साथ मल्टीप्लाई करके। अर्थात हुआ क्या कि मेन डायगोनल माइनस सेकेंडरी डायगोनल, मेन डायगोनल में से सेकेंडरी डायगोनल को क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो यहाँ पर जो मेन डायगोनल था A11 A22 को मल्टीप्लाई किए पहले, बीच में देना है माइनस, और यहाँ पर सेकेंडरी डायगोनल को मल्टीप्लाई किए A21 को A12 के साथ। तो इसको लिखें। इसी पर जैसे अब देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। इफ यदि ए बराबर हम कोई मैट्रिक्स दे दे इस प्रकार से 2 3 4 5, यह कोई मैट्रिक्स है, देन तब इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। तो देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर, पहले इस मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट किए 2 3 4 5 डिटर्मिनेंट में। मैट्रिक्स को इस प्रकार से भी, मैट्रिक्स को डिनोट करने का 3 तरीका था। इस प्रकार से भी डिनोट करते हैं, इस प्रकार से भी डिनोट करते हैं, मिडिल छोटा ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट या डबल लाइन, इस प्रकार से भी डिनोट करते हैं, या नहीं भी डिनोट करते हैं। नहीं भी डिनोट किया हुआ रहे तो वह मैट्रिक्सेस है। तो यहाँ पर डबल लाइन है तो यह मैट्रिक्सेस हुआ, और यहाँ पर सिंगल लाइन है तो डिटर्मिनेंट हुआ। तो यदि यह कोई ए बराबर कोई मैट्रिक्सेस है, इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो पहले मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखे। अब क्या करते हैं, मेन डायगोनल को मल्टीप्लाई करना है, अर्थात 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर माइनस करना है किसके साथ, 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करके। मतलब कि मेन डायगोनल को मल्टीप्लाई किए, माइनस किए सेकेंडरी डायगोनल के मल्टीप्लाई से। तो 10 - 12 इज इक्वल टू, इसका डिटर्मिनेंट कितना निकला, -2। यही हमारा आंसर हो गया। तो किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना आसान है, समझ गए आप। कि यदि A बराबर 2/2 मैट्रिक्स में, कि यदि A बराबर इतना हो तो डिटर्मिनेंट ऑफ A बराबर, यह सिर्फ 2/2 मैट्रिक्स के लिए है, 3/3 मैट्रिक्स के लिए नहीं है। यदि इतना हो गया तो मेन डायगोनल माइनस सेकेंडरी डायगोनल करिए, है स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही है सिर्फ। चलिए इसको लिख लें। अब इसके बाद आ जाता है प्रॉपर्टी, डिटर्मिनेंट निकालने का प्रॉपर्टी। यदि डिटर्मिनेंट 3/3 हो, 4/4 हो, 5/5 हो, या कितना हो बाई कितना में भी हो, तो उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे कैसे। 2/2 के लिए तो डायरेक्ट निकालना है इस प्रकार से, इसके लिए कोई प्रॉपर्टी की आवश्यकता नहीं है। लेकिन 3/3 निकालने के लिए प्रॉपर्टी की आवश्यकता है। तो अब प्रॉपर्टी देखते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट्स निकालने के लिए प्रॉपर्टी क्या क्या है वह देखेंगे। तो पहला प्रॉपर्टी, यदि डिटर्मिनेंट इस प्रकार से हो ABCDEFGHI, यदि यह कोई डिटर्मिनेंट हो, यह डिटर्मिनेंट कैसे निकलेगा, तो इफ यदि RI बराबर हो जाए RJ के, RI जो है RJ के इक्वल हो जाए, अर्थात कहने का मीनिंग हुआ कि यदि R1 जो है R2 के बराबर हो जाए, या R1 जो है R3 के बराबर हो जाए। डेट इज मीनिंग हुआ क्या, कि यदि R1 जो है वह R2 के बराबर हो जाए, या R1 जो है वह R3 के बराबर हो जाए, या R2 जो है वह R3 के बराबर हो जाए। अगर इस प्रकार से हो जाए, R1 R2 के इक्वल, या R1 R3 के इक्वल, या R2 R3 के इक्वल हो जाए,
तब यह डिटर्मिनेंट का वैल्यू जो है क्या हो जाएगा, जीरो। तब डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो हो जाएगा। या और इसी में यदि सी आई जो है वह सी जे के बराबर हो जाए, या सिर्फ आर वन के लिए नहीं, सी वन के लिए भी। इसका मीनिंग क्या हुआ कि सी वन जो है यदि सी टू के इक्वल आ जाए, सी वन जो है वह सी थ्री के इक्वल आ जाए, सी टू जो है वह यदि सी थ्री के इक्वल आ जाए, तो भी डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो। अर्थात सी वन जो है वह सी टू के इक्वल आ जाए, सी वन जो है वह सी थ्री के इक्वल आ जाए, या सी टू जो है वह सी थ्री के इक्वल आ जाए, तो भी डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो होगा। यदि 3/3 में का डिटर्मिनेंट निकालना हो तो आर आई जो है वह आर जे के इक्वल हो जाए, या आर आई या सी आई जो है वह सी जे के इक्वल हो जाए, तब इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू जो है वह क्या हो जाता है, जीरो। तो यह पहला प्रॉपर्टी था। पहला प्रॉपर्टी लिखेंगे। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में जैसे कि यदि हम डिटर्मिनेंट कोई दे देते हैं 1 2 3 4 5 6 1 2 3, यदि यह कोई डिटर्मिनेंट है तो इसका वैल्यू निकालना है तो डायरेक्ट डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड नहीं करेंगे। डिटर्मिनेंट एक्सपेंड का भी रूल आगे बताएंगे। डिटर्मिनेंट बिना एक्सपेंड किए कैसे, डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करने के लिए वही जो हम बताए प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, यह एक्सपेंड करने का रूलिंग है। चलिए, तो बिना एक्सपेंड किए हुए कैसे बनेगा, तो प्रॉपर्टी के आधार पर, जो प्रॉपर्टी पहला प्रॉपर्टी है उसका एग्जांपल देखते हैं। यदि डिटर्मिनेंट इस प्रकार से हो तब इसका अगर कहे तो चूंकि यहाँ पर क्या है, R1 जो है वह R3 के इक्वल है। R1 क्या है, C1 जो है वह C3 के इक्वल है। C1 1 2 3, C3 भी 1 2 3 है। R1 जो है वह R3 के इक्वल है, इसलिए इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो। तब इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो। यह प्रॉपर्टी था एग्जाम्पल में, इसको लिख लें। दूसरा प्रॉपर्टी, if all elements of any row या column are zero, then determinant value is zero। क्या कहेंगे कि इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ एनी रो या कॉलम आर जीरो, इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ एनी रो या कॉलम आर जीरो, देन डिटर्मिनेंट वैल्यू इज जीरो। मतलब हुआ कि कोई भी एलिमेंट्स समझेंगे, जैसे कि यहाँ पर अगर कोई मैट्रिक्स है तो डिटर्मिनेंट है, तो R1 जो है कोई भी जीरो हो, जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेंगे। पहला एग्जाम्पल में देखेंगे, यदि डिटर्मिनेंट अगर देते हैं हमारे पास इस प्रकार 0 0 0 3 4 5 6 7 8, यदि यह कोई क्या है, डिटर्मिनेंट है, तो इसमें चूंकि R1 जो है वह क्या आ गया, जीरो, इसलिए इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो। इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ एनी रो या कॉलम, प्रत्येक एलिमेंट के एनी अर्थात कोई भी रो या कोई भी कॉलम आर जीरो हो, कोई भी रो, डिफिनीशन से कोई भी रो या कोई भी कॉलम क्या हो, जीरो हो, देन तब डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। इसका हिंदी होगा, कोई भी स्तंभ या कोई भी कतार यदि शून्य हो तो सारणी का मान शून्य हो जाता है, तो सारणी का मान शून्य हो जाता है। तो यदि कोई इस प्रकार से डिटर्मिनेंट हो, चूंकि R1 क्या हो गया, जीरो के बराबर है, इसलिए डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो गया, यहाँ पर जीरो हो गया। दूसरा एग्जाम्पल में देखेंगे
कि यदि डिटर्मिनेंट का वैल्यू इस प्रकार से हो 205 306 704, अगर इस प्रकार से कोई डिटर्मिनेंट हो तो इसमें भी क्या हो गया, चूंकि C2 का वैल्यू यहाँ पर क्या है, 0 है, यहाँ C2 जो है वह 0 है, इसलिए डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0। क्योंकि डिफिनीशन सही है कि इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ एनी रो या कॉलम, कोई भी रो या कोई भी कॉलम, अगर कोई भी कॉलम हो या कोई भी रो हो, अगर 0 की इक्वल आ जाए, माने R1 0, R2 0, R3 0 या C1 0, C2 0, C3 0 हो, तब डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू होगा वह किसके इक्वल हो जाएगा, तो 0 के बराबर। तब डिटर्मिनेंट का वैल्यू जो है वह 0 की इक्वल आ जाएगा। तो इसको लिख लेंगे। दूसरा प्रॉपर्टी, तीसरा प्रॉपर्टी, यदि डिटर्मिनेंट हमारे पास दे दे कोई इस प्रकार से ABCD, यह अगर हमारे पास कोई डिटर्मिनेंट हो, तब इस डिटर्मिनेंट में हम किसी कांस्टेंट से गुना करें तो क्या वैल्यू होगा। पहला में गुना करें और दूसरा में भाग दें, कॉमन लें। तो यदि हम किसी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे कि कांस्टेंट इनटू डिटर्मिनेंट से, तो क्या रिजल्ट आता है। मैट्रिक्स में था, पहले मैट्रिक्स समझें। यदि A बराबर कोई मैट्रिक्स था ABCD, तब इसमें किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते थे तो क्या होता था, प्रत्येक टर्म के साथ मल्टीप्लाई होता था। किसके साथ, प्रत्येक टर्म के साथ मल्टीप्लाई होता था। बट डिटर्मिनेंट में ऐसा नहीं है। डिटर्मिनेंट में किसी भी कांस्टेंट से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वह कोई भी रो में ही मल्टीप्लाई हुआ, अगर रो में मल्टीप्लाई हुआ तो KAKBCD जैसे है वैसे ही रह जाएगा। क्या हुआ कि यदि कोई भी रो में मल्टीप्लाई हो सकता है, R1 में हुआ, या यही डिटर्मिनेंट इस प्रकार से भी हो सकता है ABKCKD, या KAKCBD, या ACKBKD। समझेंगे यहाँ पर कि यदि कोई भी डिटर्मिनेंट इस प्रकार से ABCD हो, अगर किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं उस डिटर्मिनेंट में, तो कोई भी रो में या कोई भी कॉलम में ही मल्टीप्लाई होता है। एक ही रो में या एक ही कॉलम में मल्टीप्लाई होगा, अदरवाइज कि सभी में नहीं हो पाएगा। जैसे कि इसमें क्या हुआ, R1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, इसमें R2 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, इसमें कॉलम में C1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, इसमें C2 के साथ मल्टीप्लाई हुआ। तो कोई भी कांस्टेंट से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वह किसी भी रो या किसी कॉलम में एक से ही मल्टीप्लाई होगा, जबकि मैट्रिक्सेस में था कि प्रत्येक के साथ मल्टीप्लाई होता था। यहाँ डिटर्मिनेंट में प्रत्येक के साथ मल्टीप्लाई नहीं होता है। लिख ले इसको। अब इसमें से यदि हम कॉमन लेंगे तो कैसा आएगा, तीसरे के दूसरा में है, प्रॉपर्टी है तीसरा का दूसरा में, कि यदि डिटर्मिनेंट मान लीजिए जैसे हमारे पास इस प्रकार से हो 0 4 12 8, इस प्रकार से है, तो इसमें से अगर हम कॉमन कैसे ले सकेंगे, तो कहेंगे टेकिंग 2 कॉमन ऑन फ्रॉम R1 से, टेकिंग 2 कॉमन ऑन फ्रॉम R1 से। यदि हम R1 से 2 कॉमन लें तो क्या कैसे प्राप्त होगा, तो देखिए तब डिटर्मिनेंट कैसे प्राप्त होगा, 2 कॉमन हुआ तो 2 इंटू डिटर्मिनेंट, R1 से कॉमन हो रहा है, R1 से कॉमन हो रहा है, इसका मीनिंग क्या हुआ कि 0 से 2 कॉमन लिए तो 0 ही हुआ,
और इसमें से 2 कॉमन लिए तो 4 से 2 कॉमन लिए तो यहाँ पर क्या बचा, 2 बचा। और इस 12 8 में कोई परिवर्तन नहीं, R2 में कोई परिवर्तन नहीं, सिर्फ R1 से चेंज हुआ। तो R1 से क्या हुआ, 2 कॉमन निकला तो इतना बचा। फिर अगर हम इसमें से R2 से कॉमन लें, टेकिंग 2 कॉमन, ये लैंग्वेज लिखना इतना जरूरी है क्योंकि आप कहाँ से कॉमन ले रहे हैं बताना जरूरी है। ऑन फ्रॉम, वहाँ पर लिखा हुआ था टेकिंग 2 कॉमन ऑन फ्रॉम R1 से, तो R1 से हमने कॉमन लिया। अब टेकिंग 2 कॉमन फ्रॉम R2 से भी कॉमन ले सकते हैं, तो R2 से कॉमन लेंगे तो क्या डिटर्मिनेंट बना, 2 तो पहले से था ही, इनटू अब 2 कॉमन लिए, किससे, R2 से कॉमन लिए तो R1 में नो चेंज, तो R1 जैसे है वैसे लिखे। अब R2 से 2 कॉमन ले रहे हैं तो 12 से 2 कॉमन लिए 6, 8 से 2 कॉमन लिए 4, डिटर्मिनेंट यह बना। अब यहाँ तक आने के बाद R1 R2 से तो हो गया, C1 से भी ले सकते हैं, C2 से भी ले सकते हैं। तो फिर कहेंगे टेकिंग 2 कॉमन ऑन फ्रॉम C1। यदि हम C1 से 2 कॉमन ले ले तो क्या बचेगा, C1 से यदि हम 2 कॉमन ले ले तो डिटर्मिनेंट हमारा जो बना 2 इंटू 2 तो है ही, इंटू 2 कॉमन हो रहा है कहाँ से, तो C1 से। C1 हमारा यह है, इससे कॉमन लिए तो क्या हो गया 0, से 2 कॉमन लिए 0, 6 से 2 कॉमन लिए तो 3 हुआ। फिर R2 में नो चेंज, C2 में नो चेंज, तो C2 जैसे है वैसे लिखें। या हम इसे C2 से भी कॉमन ले सकते हैं, कहेंगे टेकिंग 2 कॉमन ऑन फ्रॉम C2 से भी कॉमन ले सकते हैं, तो क्या बनेगा, डिटर्मिनेंट बराबर हमारे पास था 2 इंटू 2 तो इतना है ही, इंटू फिर 2 कॉमन ले रहे हैं कहाँ से, C2 से, तो C1 में नो चेंज, C1 जैसे है वैसे लिखेंगे। C2 से हम 2 कॉमन लिए तो 2 से 2 कॉमन लिए 1, और 4 से 2 कॉमन लिए तो 2, यहाँ इतना निकला। तो कोई भी हम डिटर्मिनेंट से R1 से कॉमन ले सकते हैं, R2 से कॉमन ले सकते हैं, फिर C1 से कॉमन ले सकते हैं, C2 से कॉमन ले सकते हैं 2/2 में। तो यह तीसरा का दूसरा प्रॉपर्टी था। किसी भी मैट्रिक्स में किसी भी डिटर्मिनेंट में किसी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो किसके साथ, R1 से कर सकते हैं सिर्फ, या ओनली R2 से कर सकते हैं, या ओनली C1 से कर सकते हैं, या C2 से कर सकते हैं। कॉमन भी ले लेंगे तो सेम उसी प्रकार से R1 से ले सकते हैं, या R2 से ले सकते हैं, या C1 से ले सकते हैं, या C2 से भी ले सकते हैं। तो इसको लिख लें, जैसा कि इसमें से हम नोट में थोड़ा पॉइंट लिख लीजिएगा। डिटर्मिनेंट में किसी भी संख्या से गुना या भाग करने पर किसी एक रो या एक कॉलम में ही किया जा सकता है। नोट में क्या पॉइंट लिख लेंगे कि डिटर्मिनेंट में किसी भी संख्या से गुना या भाग करने पर किसी एक रो या एक कॉलम में ही किया जा सकता है। जैसे कि हमने अभी तीसरा प्रॉपर्टी था उसी के आधार पर है कि किसी भी डिटर्मिनेंट में किसी एक रो या एक कॉलम पर ही भाग या गुना किया जा सकता है। तीसरा का पहला में था कांस्टेंट से मल्टीप्लाई और दूसरा में था भाग जो कॉमन था। तो इतना तक आप तीसरे प्रॉपर्टी तक यूज
पढ़ के आएंगे, अच्छे से कंप्लीट करें। आज के क्लास इतना ही, इसके आगे चौथा प्रॉपर्टी नेक्स्ट क्लास में मिलेगा। आपका अब प्रत्येक वीडियो 30 से 35 मिनट का मिलेगा, 30 से 35 मिनट का ही वीडियो मिलेगा और प्रत्येक इसी में 30 से 35 मिनट, और इसी में आपका पूरा जो है लेक्चर समाप्त होगा। यह लेक्चर 1 था। इस प्रकार से डिटर्मिनेंट में पूरा क्लास आपका बढ़िया से कंटिन्यू होते जाएगा। आप क्लास को एकदम अच्छे तरीक़ा से करें। आपको कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो मैट्रिक्स में जो हमने पढ़ा दिया है, तो आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं या कमेंट भी कर सकते हैं यूट्यूब पे। आपका कमेंट का एकदम सॉल्यूशन किया जाएगा। आपने बोला है कैमरा स्टैंड के लिए, स्टैंड आज हो जाएगा, उसके लिए भी चिंता ना करिए। कल से आपको स्टैंड के साथ ही वीडियो मिलेगा। तो आई होप कि आपको आज का क्लास अच्छा लगा हो और पिछले का क्लास भी। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल। ठीक है, ओके।